अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 52 एंड दिस इज अबाउट बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बाज़ सिलेबस में इसे नाम दिया गया है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसे बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं और साथ में आप सिंपल बोहर्स मॉडल का नाम भी इसे दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ जाते हैं। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या सिंपल बोहर्स मॉडल। बोहर ने नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, प्रपोज किया और उस मॉडल को नाम दिया गया बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। और उन्होंने ये प्रपोज किया था 1913 में। 1913 में इस मॉडल को उन्होंने प्रेजेंट किया और ये बेस्ड अपॉन था, मतलब इसका बुनियाद जो है उन्होंने शुरू किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी से। यानी मतलब ये जो मॉडल है, ये जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है या ये जो मॉडल उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए प्रेजेंट किया है, तो इसका बेस का यानी मतलब उसका बुनियाद उन्होंने शुरू किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो सिंपल, इट इज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें है क्या चीज, ये मतलब उन्होंने ज्यादातर फोकस जो है वो किस बात पे किया है, तो आपने ये बात याद रखना है कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया था एटम के लिए। तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, लेकिन एक जो कि इम्पोर्टेंट डिफेक्ट है और जो मतलब हम कहते हैं कि उन्होंने मतलब एक ब्लंडर किया है, वो ब्लंडर ये था कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी में वो बार बार रिलीज करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता है और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज कर करके वो फिर जाता है सीधा न्यूक्लियस पे फॉल होता है, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है और न्यूक्लियस को खत्म कर देता है, कोलैप्स कर देता है। तो स्पेशली इस मॉडल में बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में या बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में उन्होंने इस बात को, इस डिफेक्ट को खत्म किया है और इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ना लॉस करता है, ना एब्जॉर्ब करता है। उसके लिए फिक्स पोजीशंस हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंपिंग करता है और जंपिंग के दौरान जो है उसे एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा और या एनर्जी जो है वो लॉस करेगा। तो उन्होंने उस डिफेक्ट को स्पेशली इस मॉडल में एक्सप्लेन किया है। तो आइए चलते हैं कि फोकसिंग पॉइंट्स इस मॉडल में कौन से हैं। फोकसिंग पॉइंट्स में फर्स्ट वन, रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने इस मॉडल में कोशिश किया है, मतलब ट्राई हिज बेस्ट टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जितने भी डिफेक्ट्स थे उस डिफेक्ट्स को खत्म किया जा सके। और दूसरा, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिड नॉट डाउन इनटू द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा न्यूक्लियस पे फॉल क्यों नहीं होता है, यानी मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, न्यूक्लियस को कोलैप्स क्यों नहीं करता है, न्यूक्लियस को खत्म क्यों नहीं करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये दो फोकसिंग पॉइंट्स हैं इस मॉडल में कि एक तो उन्होंने डिफेक्ट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जितने डिफेक्ट्स आए थे उसको कोशिश किया कि इसको खत्म किया जा सके, और दूसरा ये बात जो है ये वाज़ेह कर दी कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्यों न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो गिर नहीं जाता है, यानी मतलब न्यूक्लियस पे फॉल नहीं होता है, क्यों। तो ये फोकसिंग पॉइंट्स। अब इसके बाद चलते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक थ्योरी या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट वन है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं एक खास मखसूस सर्कल्स में, सर्कुलर पाथ्स में। वो उन सर्कुलर पाथ्स को बोहर ने नाम दिया है ऑर्बिट्स और शेल्स। फिर each orbit has fixed energy and therefore they are also called energy layers। अब उन्होंने ये भी बताया कि हर एक शेल का, हर एक ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी है,
हर एक शेल का, हर एक ऑर्बिट का मखसूस एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है, और इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को या शेल्स को आप नाम दे सकते हैं एनर्जी लेवल्स, या एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है इन शेल्स को या इन ऑर्बिट्स को, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी है। दूसरा पॉइंट ये है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस पे। कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है कि एनर्जी ज्यादा है या कम है, कितना है, तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम इक्वेशन में वाज़ेह किया है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट मींस मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक एटम है और ये शेल्स है या ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो हाई होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन का होगा जो कि हायर डिस्टेंस पे है। अगर इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट वन ये है, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड वन इलेक्ट्रॉन है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा? 3 नंबर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा, फिर 2 नंबर का ज्यादा होगा, और फिर जो है मिनिमम एनर्जी जो है वो फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोहर मॉडल में ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ज्यादा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है कम। 3 नंबर पॉइंट ये है, as long as electron remains in a particular orbit it neither loss or gain energy। कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है या स्पिन करता है, ठीक है जी, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकुलर एक मखसूस ऑर्बिट में मौजूद है या शेल में मौजूद है या एनर्जी लेवल में मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, रिलीज करेगा, और ना वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। द एनर्जी एमिट और एब्सॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स। एनर्जी जो है, एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब रिलीज करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, तब लॉस करेगा या गेन करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो है जंपिंग करता है। अगर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस वक्त जो है एनर्जी या तो वो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा या वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा। अब ये डिपेंड करता है फोर्थ वन पॉइंट पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम high to lower level, when electron jumps from high to lower orbit it lost energy। मेरे पास ये मिसाल है, एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये एक एटम है और इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। इसके अलावा भी ऑर्बिट्स है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता हूँ कि थर्ड वन शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करता है फर्स्ट थर्ड वन शेल से सेकंड वन शेल में जाता है, यानी मतलब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है जी। तो इसी वक्त जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से, यानी मतलब हाई ऑर्बिट से या हाई शेल से, हायर शेल से लोअर शेल पे जाता है या लोअर ऑर्बिट में जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है जी। और दूसरा कंडीशन ये है, when electron jumps from lower to higher orbit it absorb energy। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा इस पोजीशन पे है
ये एटम है, फर्स्ट वन ऑर्बिट है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, ये शेल्स है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है या सेकंड शेल में है, इस शेल में। और इस शेल से ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड शेल से फोर्थ वन शेल में चला जाता है, यहां पर आके। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो दो कंडीशन हो गए, इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी लॉस करेगा या रिलीज करेगा जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जाता है तो ये एनर्जी लॉस करेगा, रिलीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है जी, ध्यान करें। अब इसके लिए एनर्जी डिफरेंस वाला इक्वेशन आ गया है कि एनर्जी डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट्स में। हम एनर्जी डिफरेंस जो है वो किस तरह मालूम करेंगे, तो ये इसके लिए इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्या हमने इन दोनों के दरमियान की कितना एनर्जी एब्सॉर्ब किया या कितना रिलीज हो गया, कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने रिलीज कर दिया या इस इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी जो है वो गेन किया, तो इस इक्वेशन से डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 वाली इक्वेशन से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना एनर्जी लॉस हो गया या अब यहां पर जो है डेल्टा E जो है ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन एनर्जी है। ठीक है जी, दोनों शेल्स के दरमियान। E1 इसमें है एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट और E2 जो है ये एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट है। फिफ्थ वन पॉइंट ये है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि ये डिसकंटिन्यू डिस्क्रीट फॉर्म में इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में क्वांटाइज्ड होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, सॉरी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये है असल में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। और एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h डिवाइडेड बाय 2 पाई। इससे mvr एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h डिवाइडेड बाय 2 पाई। और यहां पर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है वो है n। और ये n जो है यहां पर इक्वेशन आएगा mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये असल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है और किसका बराबर होगा, nh डिवाइडेड बाय 2 पाई का बराबर। वेयर इस इक्वेशन में n वैल्यू आ गया है। अब ये जो n है ये बराबर होगा 1 का या 2 का, 3 का, 4 का, यानी मतलब नेचुरल नंबर्स है। और ये 1 2 3 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा शेल नंबर। यहां पर n वैल्यू से मतलब शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है या एनर्जी लेवल नंबर है। और m जो है ये असल में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, r जो है ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और नीचे 2 पाई है ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। और ये क्वांटाइज्ड है, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, पैकेट्स फॉर्म में है। ठीक है जी, तो इसी वजह से यहां पर इसे कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड।